जी बेटा, हम क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं इसको, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है, इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, नाउ ये नंबर आपने देखा हुआ है। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, इफ यू राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट्स माइनस बी प्लस माइनस इट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए, ठीक है। नाउ ये जो नंबर है, देखिए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप दो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। व्हाट यू डू इज यू फाइंड टू रूट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नोटिस करें, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये प्लस माइनस मीनिंगलेस हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रूट बच जाएगा माइनस बी अपॉन 2, बिकॉज ये तो जीरो हो चुका होगा, तो एक रूट बच जाएगा। इस बात को और से समझें। और अगर इसकी कुछ, ये मैं लिखूंगा अभी कुछ वैल्यू हो अगर इसकी, तो अगर इसका यानी ये आंसर कोई जवाब आए, फॉर एग्जांपल 10 आ गया, तो अंडर रूट 10 विल बी सम वैल्यू, तो वो बी में से प्लस भी होगी, बी में से माइनस भी होगी, तो हमारे पास दो रूट आएंगे। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और ये नेगेटिव हो जाए, तो आप क्या लिखते थे ओ लेवल्स में? नो रूट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इक्वेशंस लिखता हूं 3 एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको फैक्टराइज करें, तो आप नोटिस करेंगे इसके दो रूट्स आ रहे हैं, इसका एक रूट आ रहा है, x माइनस 4। आप करके दे, मैं नज़र आ रहा है मुझे परफेक्ट स्क्वायर। एक और सवाल लेते हैं, अगर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके अगर फैक्टर्स बनाएं तो आप नोटिस करेंगे कि इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। और मैं एक और सवाल आपके सामने लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, तो आप नोटिस कर सकते हैं ये फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, 11 के कोई फैक्टर्स 3 में नहीं बनते, तो आप यहाँ पे इनएविटेबली यू विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस। और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, I'll just show you कि ये देखें, ये 4ac अपॉन 2a, a1 है यहाँ पर। तो आप नोटिस कीजिए इसमें अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है। 9 माइनस 44 इज माइनस 35 अपॉन 2। यहाँ आप लिख देते हैं नो रूट्स। क्या लिखते थे आप छोटे थे तो? नो रूट्स। आइए इनके डिस्क्रिमिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सब के लिए। तो d क्या हो जाएगा? देखें, बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4ac। देखें d क्या आ रहा है? 64, 16 4 is 64, 64 माइनस 64 इज 0। इस सवाल के लिए अगर आप d कैलकुलेट करें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ रहा है? माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, 12 4 इज 48, 49 माइनस 48 इज 1। ये देखें d1 आ रहा है। और यहाँ तो आप d ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज 9 माइनस 44, तो d इज माइनस 35। तो आप नोटिस करें कि जब अगर आपसे कहा जाए, इस टॉपिक का नाम लिखना भूल गया मैं, इस टॉपिक का नाम है मतलब क्वाड्रेटिक्स के अंडर है ये, नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक का नाम हम रख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से क्या मुराद है? देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व ना करें और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो d 0 आ रहा है। d 0 आने का मतलब है कि ये चीज़ जीरो है। इस चीज़ के जीरो होने का मतलब है कि एक रूट है इस इक्वेशन का, और देखें एक रूट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की कोई वैल्यू आ जाए, अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर ये d1 यानी अगर ये 1 आ गया है इस इक्वेशन के लिए, तो इसमें b भी है, a भी है, तो प्लस माइनस की कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना, मतलब ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस 7,
7 प्लस माइनस 1/2, तो प्लस के साथ भी एक रूट आएगा, माइनस के साथ भी, देखें 2 रूट्स हैं इसके। और अगर ये डी नेगेटिव ये नेगेटिव आ जाए तो आप देखें नो रूट्स। तो आप समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट को निकालकर आप रूट्स निकाले बगैर ये बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। मसलन अगर ये इक्वेशन का मैंने डी निकाला 0, कोई मुझसे पूछे कि इसके रूट्स क्या हैं, तो मैं कहूँगा इसके रूट 1 है, लेकिन यहाँ 2 रूट्स हैं, मतलब इक्वल रूट्स हैं। एक रूट का मतलब इक्वल रूट्स हैं और रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं ओ लेवल्स में। रियल नंबर्स रैशनल और इररेशनल नंबर्स को कहते हैं। अभी हमारा टॉपिक का डिस्कशन रियल नंबर्स नहीं है, लेकिन ये इंटीजर्स रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ देखें, अगर मैं इसको निकाले बगैर डी सॉल्व कर रहा हूँ, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और दोनों रियल हैं। और अगर मैं डी निकाल रहा हूँ और डी नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है देयर आर नो रूट्स। आज के बाद हम इन्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहेंगे। हम क्या कहेंगे इनको? कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये आप A2 में टॉपिक पढ़ेंगे। बहरहाल फिलहाल आप याद रखें, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए आंसर तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं। इस पर मैं अभी और बात करता हूं आपके साथ। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालकर रूट्स की नेचर बता सकते हैं कि रूट रियल हैं, रूट कॉम्प्लेक्स हैं, रूट इक्वल हैं, रूट अनइक्वल हैं। और इसको मैं अभी एक क्राइटेरिया की फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूं। आइए देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप ध्यान में रखिएगा अभी कि आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि इफ d is equal to 0 then roots are real and equal। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप d निकालें और वो 0 आ जाए तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अभी हमने पिछली बोर्ड के ऊपर आपको दिखाया था कि एक इक्वेशन का d 0 आ रहा था और उसके रूट्स इक्वल थे। इफ d is greater than 0, यानी d आपका पॉजिटिव आ गया है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड फाइनली इफ d is less than 0, अगर d लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स रूट्स कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर आप सिर्फ ये लिख दें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स काफ़ी है, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ये क्राइटेरिया आपको ये बता रहा है कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं जब d 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है। इस पर हम अब थोड़ी सी और बात करते हैं। आइए देखें, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू मास्टर दिस कॉन्सेप्ट। आइए देखें, ये मैं थोड़ी देर लिखे रहने देता हूँ आपके सामने ताकि हम इसकी ज़रा और बात कर सकें कि क्या है। देखें, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा, देखें अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस 8x प्लस 16 फॉर एग्जांपल, अभी हमने शुरू में भी लिखी थी, या माइनस कर लें, चले ठीक है। तो अगर आप इसको यूं लिखते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, y0। देखें ये चीज़ y के इक्वल है, ये चीज़ y के इक्वल है और आपने यहाँ लिखी है, तो इसका मतलब है एक इक्वेशन ये हो गई। तो आपके पास यानी आपने एक इक्वेशन ये है जो कि पैराबोला है और एक इक्वेशन ये है विच इज़ y इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इन दोनों फिगर्स का जो कि कर्व है और y इज इक्वल टू 0, आपको याद रहे ये x एक्सिस की इक्वेशन है। ये भी आप ओ लेवल्स में बड़ी डिटेल से पढ़कर आए कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। आपको पता है वर्टिकल लाइंस जो हैं उनकी इक्वेशन x के फॉर्म में होती है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अगर ये ऊपर जा रहा है उससे, तो ये देखें, ये जस्ट आपको याद करा रहा हूँ मैं कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 इज द लाइन विच इज़ नेक्स्ट जो 1 से पास हो रही है, या -1x। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन y की टर्म्स में होती है, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड सो ऑन। ये आपको थोड़ा सा मैंने याद कराया, ठीक है। नाउ
एक्चुअली आप एक कर्व और एक लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप इसके रूट्स निकालें जो कि एक आ रहा है, आपको याद है अभी आपने इसको सॉल्व किया था, तो इसके रूट -4 और -4, इसको आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं खुद। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये देखें, सॉरी +4 आएगा, देखिए तो 1 2 3 4, यानी ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है। इस आंसर का क्या मतलब है? ये ओपन अप पैराबोला है, इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन निकाला एक्स एक्सिस और, तो एक वैल्यू आई विच शोज कि ये पैराबोला जो है इस कर्व को एक जगह, यानी इस लाइन को एक जगह टच कर रहा है। ये देखिए सिमिलरली अगर मैं आपको एक इक्वेशन और दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं x² - 7x + 12 x² - 7x + 12 = 0, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें x² - 7x + 12 = 0, तो एक्चुअली आप इस कर्व और इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं विच इज़ द x एक्सिस, इसके जवाब आ रहे हैं 3 और 4। तो अगर आप इसको कर्व को बनाएं तो ये देखें, इसका मतलब है 1 2 3 4, ये भी एक ओपन अप पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। नोटिस कीजिए अगर रूट्स रियल, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जिन इक्वेशंस का d 0 होता है, अभी हमने इस इक्वेशन का d 0 निकाला था, आप निकालें तो d 0 आएगा, तो उसकी पैराबोला की शक्ल बगैर बनाए हम ये देख सकते हैं कि अगर d 0 है तो पैराबोला और एक्स एक्सिस ये एक जगह मिल रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस टेंजेंट है पैराबोला में। और अगर d > 0 है तो पैराबोला दो जगह टच कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके दो रूट्स हैं, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो > 0 आएगा। फाइनली अगर आप d जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी शुरू में x² + 3x + 11, इसका जब हमने सॉल्व किया था तो नो रूट्स आया था, याद कीजिए, या कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका क्या मतलब है कि इस कर्व और इस लाइन का कोई आपस में इंटरसेक्शन नहीं है, यानी अगर आप इसका पैराबोला बनाएं तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको मैं अभी सम अप करता हूं चीज़ों को, देखें व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि अगर d > 0 है, इक्वल टू 0 है, यहां लिखते हैं, देखें अगर d आपके पास पैराबोला ओपन अप हो या ओपन डाउन हो, अगर वो एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव साइड पर हो चाहे पॉजिटिव साइड पर हो, ओपन अप हो ओपन डाउन हो, ये देखिए यार प्लीज ये मार्कर की इंक्स मेरे ख्याल में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं। ये देखिए अगर ये देखिए पैराबोला एक जगह टच कर रहा है, चाहे वो ओपन अप हो या ओपन डाउन हो, ये देखिए, तो हम कहते हैं जी d = 0 फॉर दीज पैराबोलास। अगर पैराबोला दो जगह टच कर रहा है लाइक दिस, चाहे एक्स एक्सिस के कहीं भी हो या ओपन डाउन हो, इस केस में d > 0, ये देखिए। एंड फाइनली अगर पैराबोला टच नहीं कर रहा, ये देखिए, ये या ये, दोनों सूरतों में d यहां पर हम लिखेंगे d < 0। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अब आपके जहन में दो तीन बातें आ जानी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट से हम रूट्स की नेचर निकालते हैं, अगर एक इक्वेशन मेरे सामने लिखी हुई हो कोई भी, तो मैं d निकाल कर ये बता सकता हूं कि रूट्स क्या हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट d 0 आ जाता है तो उसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, d > 0 आ जाता है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं, d आ जाता है तो रूट्स रियल कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल है। और उनके डायग्राम्स, ये जैसे मैं d 0 निकालूं तो ये तस्वीर मेरे दिमाग में बननी चाहिए कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है, d > 0 हो तो इस तरह की सिचुएशन है, और d < 0 है तो इस तरह की सिचुएशन है। दिस इज व्हाट दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल अबाउट। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने शुरू में बात की कि अब तक हम लाइन एक्स एक्सिस ले रहे हैं और पैराबोला ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइन जो है वो पैराबोला और एक्स एक्सिस हो, लाइन कोई भी हो सकती। आइए उसके लिए एक सवाल करते हैं। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा पास पेपर के क्वेश्चंस एक दो ट्राई करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 10, एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक हो गई y इज इक्वल टू ये 0 एक्स एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, क्वेश्चन है एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व, find the values of possible values of m या values of m possible, ये मैंने खुद एक सवाल बनाया, possible values of for example m, ये सवाल। अब ये सवाल में d का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा, देखें एक कर्व है, एक लाइन है, वो कह रहा है एक्स एक्सिस यानी ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, ये दे दिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इज ये देखें, यानी वो हमें बता रहा है कि लाइन और कर्व टेंजेंट है, यानी लाइन कर्व पे टेंजेंट है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना नहीं है हमने, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट गिवन है। पीछे जितने भी सवाल हमने 3 लिखे थे उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालकर रूट्स की नेचर बताई थी कि क्या है। यहां रूट की नेचर हमें पता है कि टेंजेंट है। अगर लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट है तो इसका मतलब है एक रूट है। लाइन अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट है तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन रूट, यानी ये कर्व और ये लाइन एक जगह मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हो, यूं मिल रहे हों, यूं मिल रहे, ये शेप हमें कंफर्म नहीं है कि कहां पर मिल रहे हैं, लेकिन हमें पता है टेंजेंट और लाइन जो है वो लाइन और कर्व जो है वो यानी एक्स एक्सिस लाइन और ये कर्व ये टेंजेंट है, लाइन टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर। तो इस सूरत में हम डी को क्या रखते हैं, इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि डी 0 है, डी इज 0। जब डी 0 है तो हमसे रिक्वायर हो यकीनन एग्जाम के अंदर कोई ना कोई अननोन देगा, या तो लाइन की इक्वेशन में या कर्व की इक्वेशन में। तो अब हम डी यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर। ये देखें, आप क्राइटेरिया क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो y की जगह ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ इसका डी 0 रखेंगे, तो डी 0 रखें तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से अगर मैं एम स्क्वायर निकालूँ तो एम स्क्वायर हो गया 40, तो एम इज प्लस माइनस रेडिकल 40। यही जवाब है मेरे इस सवाल का कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम क्या है। यानी अगर मैं यहाँ प्लस रूट 40 रख दूँ या माइनस रूट 40 रख दूँ तो ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो जाएगी, या हम सॉल्व करके देख सकते हैं। यानी मैं अगर इसके रूट निकालूं प्लस रूट 40 रखकर या माइनस रूट 40 रखकर, तो इस इक्वेशन के अगर मैं रूट निकालूं तो एक रूट आएगा इसका। यहाँ तक आई होप आपको डिस्कशन क्लियर है। इसके बाद एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये आइडिया होगा कि इस कॉन्सेप्ट को और फर्दर हम किस तरह अप्लाई करते हैं एग्जाम के अंदर। अभी हम पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। जी एक सवाल आपके सामने है, मई जून 21 पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 6। देखें इसमें आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, देखें इसे क्वाड्रेटिक कर्व क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स की टर्म आ रही है, ये देखें, और एक आपको लाइन की इक्वेशन दी है। देखें एक बात तो याद रखें, अब तक हमने जितनी भी डिस्कशंस की वो एक्स एक्सिस और लाइन की थी। ज़रूरी नहीं है कि लाइन एक्स एक्सिस हो। मसलन एक लाइन और कर्व का क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ये एक लाइन है जो कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस नहीं है, और ये पैराबोलिक कर्व है। एक लाइन एक पैराबोला के साथ दो जगह मिले, एक लाइन एक कर्व के साथ मिले ही नहीं। तो लाइन और कर्व की 3 रिलेशनशिप हो सकती है। लाइन इज ईदर टेंजेंट टू द कर्व, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, लाइन डज नॉट टच द कर्व एट ऑल। यही एक्स एक्सिस की भी हो सकती है सिचुएशन कि जो हमने रखा, तो यहाँ d इक्वल्स टू 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ d लेस देन 0 होगा। अब मसला ये है कि किस इक्वेशन का d इक्वल्स टू 0 होगा। पहले तो जब एक्स एक्सिस और कर्व होता था तो हमारे पास एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। मैं लिख देता हूँ, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने लिखा एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस 10 और ये y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया,
इस y की जगह यानी दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। और इसको जो है हमने फिर d रख लिया था। यहाँ पर हमारी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, उसका बड़ा आसान तरीका है। जैसे हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। कैसे? हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है क्या है, बल्कि हमें गिवन है कि ये लाइन और ये कर्व, अगर आप इस सवाल को पढ़ें, हम कोशिश करेंगे इसे डिस्क्रिप्शन में दे दें या फिर आप इस सवाल को खुद ओपन कर लें और आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। तो पहले तो आप स्टेप नंबर 1 क्या है, इन दोनों लाइंस को इक्वेट कर लें, यानी आप y की जगह यहाँ पर इसको लिख दें। तो ये बन जाएगा 2k माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के प्लस 2, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इज इक्वल टू ये 3x माइनस। पहले तो इनको कंबाइन कर लें जैसे हमने यहाँ कंबाइन किया था। यहाँ सिंपल था, हमने यहाँ से इसका d ले लिया था, इसको अभी थोड़ा सा और हम मैनिपुलेट करेंगे अलजेब्रिकली, इसको वहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा 2k माइनस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स की टर्म्स को साथ रख लेते हैं, माइनस के एक्स माइनस 3x माइनस के प्लस 2 प्लस 4, ये 4 जो है इसके साथ हो गया। आप ज़रा गौर से देखिए, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, देन आई एक्सप्लेन कि ये क्या है। देखें, ये देखें, क्या कर लें, 2k माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है। देखें यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन में ये दोनों एक्स की टर्म्स हैं, इसमें से माइनस तो k प्लस 3 और x कॉमन आ गया, ये देखें ये x कॉमन। और देखें एक x की टर्म हो गई, एक एक्स स्क्वायर की हो गई, और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब अलग कांस्टेंट हो गया। देखिए k एक कांस्टेंट है और 2 प्लस 4 प्लस 6 भी, तो इसको मैं 6 माइनस k लिख लूँ, माइनस k प्लस 6 भी लिख सकते थे, पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख ली। देखिए अब ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इसको हम कहेंगे a जो एक्स स्क्वायर के साथ है, इस पूरे को हम कहेंगे b, और ये जो अकेला है इस टर्म को हम कहेंगे c। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखें स्टेप नंबर 1 क्या है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का, कि पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फिर आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि ये लाइन इस कर्व को 2 जगह कट कर रही है, ये लाइन इस कर्व को 1 जगह कट कर रही है, या ये लाइन इस कर्व को बिल्कुल टच नहीं कर रही। नहीं, इस वीडियो में तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियो जो इसके साथ होगी उसकी, जिसमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वहाँ हम ये 2 जगह टच और एक बिल्कुल टच नहीं कर रही लाइन, ये क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर्स की। फिलहाल इसमें देखें, अब यहाँ d 0 है, d इज 0 बिकॉज हमें कहा गया है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। तो अब d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर, यहाँ लिखिए माइनस के प्लस 3, भले यहाँ पे ब्रेसेस दे दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4a है 2k माइनस 3, और b है c है 4ac, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है d, अब हम d निकाल नहीं रहे बल्कि d हमें गिवन है। यहाँ से हम इसको देखें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस 8k माइनस माइनस, अच्छा इसको पहले एक गलती कर रहे थे, इन ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से, अपना जगह टाइम बचा लें हम। 6 2 12k, 2k माइनस k इज माइनस 2k स्क्वायर, फिर माइनस 6 और 3 18 प्लस 3k। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो माइनस 2k स्क्वायर, 12k और 3k 15k और माइनस 18, ये मेरा एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लाई होकर हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 18। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दें कि सर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें स्टेप में ही, तो आपकी मर्ज़ी है, भले अलग से करें या इस तरह करें, बेहतर है अलग से कर लेंगे तो जगह बचेगी, टाइम बचेगा। इनफैक्ट माइनस प्लस 8k स्क्वायर और 15 4 60k, 18 4 72, ये देखें इज इक्वल टू, तो 0 है ही, ये देखें। अब देखें इसमें 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, 6k एंड माइनस 60k इज माइनस 54k, एंड 9 एंड 72 इज 81। ये हमारी इक्वेशन बने। हमें k की वैल्यूज निकालनी, याद रहे वो कह रहा है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो बताए k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं।
ये हमारे सामने आ रहा है, 9 कॉमन ले लें अगर, तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें नज़र आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी हम काफ़ी प्रैक्टिस करके आए हैं। के माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर वहाँ जाके अंडर रूट बनेगा, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ के इज दिस। यानी अगर मैं के की वैल्यू 3 डाल दूँ इसमें और उसको सिंप्लीफाई करूँ और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके डी निकालूँ तो डी 0 आएगा। दिस हाउ इट इज़। यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।